12 तक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो शुरू करते हैं, पहले चार्जेस की प्रॉपर्टी देखते हैं। हंसो नहीं, सब आ रहा होगा। तो चार्जेस की प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। उसमें बेसिकली एक चीज का ध्यान अगर दो तो ये एक्सपेरिमेंट जो पहले हुआ था, ग्लास रॉड, प्लास्टिक रॉड, सिल्क और फर्श। ग्लास रॉड को जब सिल्क से रब करते हैं, ये घर में भी किए हुए, वो डांसिंग वाला जो होता है, एक बार स्केल को रब करते थे, डांसिंग पेपर आता था। तो उसी का एक ब्रीफ एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि हुआ क्या कि जब हम ग्लास रॉड को इस तरीके से हम लोग थ्रेड से बांध देते हैं। एक ग्लास रॉड को हम लोग इस तरीके से थ्रेड से बांध देते हैं, लटका देते हैं, ठीक है, बीच से, और वो दोनों एंड पे फ्री है, कोई दिक्कत नहीं मूव करने की। दूसरे ग्लास रॉड को हम लोग किससे रब करते हैं? सिल्क क्लॉथ से या सिल्क से रब करते हैं। जब सिल्क से रब करने के बाद हम लोग ग्लास रॉड के पास ले आएंगे तो ग्लास रॉड जो है वो दूर भागेगा। मतलब एक ग्लास रॉड के पास अगर दूसरी ग्लास रॉड ले आते हैं तो ग्लास रॉड क्या होगा? दूर भागेगा। तो यहाँ से ये समझ में आया कि ये कौन सा फोर्स हो रहा है? ठीक है, अट्रैक्शन के रिपल्शन। यही एक्सपेरिमेंट अगर तुम प्लास्टिक रॉड और फर के साथ करोगे, यानी सिल्क का ही रॉड लटका हुआ है, सॉरी ग्लास का ही रॉड लटका हुआ है, अब प्लास्टिक के रॉड को लो और फर में रब करो, और प्लास्टिक का रॉड अगर तुम इसके पास ले आते हो, ग्लास रॉड के पास, तो ग्लास रॉड प्लास्टिक रॉड की तरफ जाएगा। तो जब ग्लास रॉड प्लास्टिक रॉड की तरफ जाएगा, क्या होगा? फर नहीं समझाने का होता है। फर मतलब कि खाल, जैसे बिल्ली का होता है, बहुत फर, बहुत सॉफ्ट सा, ठीक है, हाँ टेडी बियर होता है, ठीक है। फिलहाल वो देखते हैं कि अगर हम ग्लास रॉड के करीब प्लास्टिक का रॉड ले आएंगे जो कि फर से हम लोग रब किया है, जिसको हमने फर से रब किया है, तो ये ग्लास रॉड जो पहले दूर भागता था वो अब पास आएगा। क्लियर हुआ ये चीज? अब अगर नॉर्मली देखा जाए तो अगर हम 14 या 15 सेंचुरी की बात करें तो ये जादू की तरह लगेगा। अगर 14 या 15 सेंचुरी में ऐसा कोई करे तो तुमको जादू की तरह लगेगा, एकदम मार पैसा कमाएगा वो 14 से 15 सेंचुरी में। यही करके वो मार एक लोगों से बढ़िया पैसा लेगा। अब इस जादू का एक्सप्लेनेशन ही साइंस है, इसी नहीं किसी भी जादू का एक्सप्लेनेशन ही साइंस है। तो ये कैसे? सब लोग जानते हैं कैसे। जब हम फर या सिल्क पे रॉड को रब कर रहे हैं, चाहे प्लास्टिक की रॉड को चाहे ग्लास के रॉड को, तो हो क्या रहा है? फर में से या सिल्क में से चार्ज जो है वो मूव कर रहा है। चार्ज क्या हो रहा है? मूव कर रहा है। चार्ज मूव होके कहां पे जा रहा है? या तो फर पे, सॉरी प्लास्टिक के रॉड पे, या तो ग्लास के रॉड पे। जब चार्ज मूव होके जा रहा है, एक में चार्ज मूव होके जा रहा होगा, एक में से निकल रहा होगा, क्योंकि दोनों का बिहेवियर अपोजिट था। जब हम ग्लास के रॉड को ले आते हैं तो ग्लास का रॉड रिपेल होता है, जब हम प्लास्टिक के रॉड को ले आते हैं तो ग्लास का रॉड अट्रैक्ट होता है। यानी जो भी हुआ होगा रबिंग की वजह से वो दोनों केस में जस्ट अपोजिट हुआ होगा। एक में अगर चार्ज गेन किया होगा, दूसरे में चार्ज लूज किया होगा, ठीक है। तो गेन किया होगा या लूज किया होगा, इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम चार्ज समझ लेते हैं क्या होता है। तो पहली बात तो चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल प्रॉपर्टी। माने अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखें चार्ज का, तो हम लोगों को पता है कि कोई भी सब्सटेंस नेचर का किससे मिलकर बना है? एटम से मिलकर बना है। कोई भी सब्सटेंस नेचर का क्या किससे मिलकर बना है? एटम। तो एटम खुद ही एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि अगर एटम नहीं तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं। चीज तो क्लियर हो रही है? अगर एटम नहीं तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो अब ये कोई भी चार्ज एटम से मिलकर बना होता है। एटम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, यानी एटम से भी छोटे 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं जिनसे मिलके एटम का पूरा स्ट्रक्चर बनता है। वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस में पैक्ड होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में, ये चीज क्लियर हो गई? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में
पैक होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन तो जो है वो न्यूट्रल बिहेवियर होता है। न्यूट्रॉन का बिहेवियर क्या होता है, इससे चार्ज से कोई खास मतलब नहीं, ये चार्ज में कोई रोल अदा नहीं करता। ठीक है, प्रोटॉन का बिहेवियर कैसा होता है, पॉजिटिव बिहेवियर होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड घूम रहा होता है। किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड। ये जो सेंटर का पार्ट है एटम का जो सेंटर का पार्ट है उसी को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। एटम के सेंटर के पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं, और न्यूक्लियस में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। याद रखो कि न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन नहीं होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो सवाल ये उठता है कि सर जब प्रोटॉन सेम चार्जेस के हैं तो न्यूक्लियस से बाहर क्यों नहीं आ पाता है, क्योंकि हमको पता है कि सेम चार्जेस रिपल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो बेसिकली अगर कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें तो प्रोटॉन को बाहर आ जाना चाहिए न्यूक्लियस से, लेकिन प्रोटॉन न्यूक्लियस से बाहर क्यों नहीं आता है? क्या बोलेंगे सर पर बताओ, डिकम्पोजिशन क्या बोलेंगे, क्योंकि प्रोटॉन इसके अंदर है, वो क्या है, जितना फोर्स इनके रिपल्सन का है उससे कहीं ज्यादा फोर्स न्यूक्लियर फोर्स प्रोवाइड करता है, न्यूक्लियस प्रोवाइड करता है। क्लियर हुआ ये चीज? इसका मैंने एग्जांपल भी दिया था कि ऐसे समझ लो कि घर में दो बच्चे हैं, भाई और बहन, दोनों को कपार फुटबॉल कर रहे हैं दिन भर। ठीक है, लग रहा है कि दोनों बाहर निकल जाएंगे, लेकिन तुम दोनों के रिपल्सन के फोर्स से किसका फोर्स ज्यादा है? पिताजी का। जैसे ही पापा आते हैं घर पे, दोनों लोग कोई ना कोई किताब उल्टा सीधा लेकर के पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन लड़ना झगड़ना बंद कर देते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? तो अब ध्यान से समझना, इसी प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है और इसी प्रोटॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में इसके अराउंड घूमता रहता है। चार्जेस का बिहेवियर समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा है सब्सटेंस का? एटम, जिससे ऑब्जेक्ट मिलकर बने होते हैं। एटम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का कोई मतलब नहीं है। प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में बाउंड रहता है न्यूट्रॉन के साथ, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट चार्जेस हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्जेस है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्जेस है। ठीक है, तो अब हम लोग कह सकते हैं, अब समझ में आ गई बात कि चार्ज को इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि अगर चार्ज ही नहीं होगा तो एटम नहीं बनेगा, एटम नहीं होगा तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा। तो चार्ज एक तरह का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, दो तरह की प्रॉपर्टी है ना, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक करके, जिसमें पढ़े थे क्लास 11। ठीक है, तो चार्ज कौन सी कैसी प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, सब्सटेंस का। फिर आगे बढ़ते हैं। अब चार्ज को ही आगे जाकर के इलेक्ट्रिक चार्ज बोल देते हैं, या चार्ज को ही इलेक्ट्रिक चार्ज बोल देते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं वो भी समझ लो। क्योंकि ये जो फोर्स अभी तुमने पढ़ा, अभी जो फोर्स लग रहा है, जो तुम समझे कि एक ही ग्लास रॉड की वजह से ग्लास रॉड दूर भागता है और प्लास्टिक वाली रॉड की वजह से ग्लास रॉड पास आता है। तो ये दूर आ रहे हैं या पास आ रहे हैं, तो इसका मतलब कोई फोर्स लग रहा है। एक दूर जा रहा है और एक पास आ रहा है, तो जो दूर जा रहा है उसको हम रिपल्सिव फोर्स बोलेंगे, और जब पास आ रहा है तो वो अट्रैक्टिव फोर्स हो गया। तो चाहे अट्रैक्टिव चाहे रिपल्सिव फोर्स लग रही है एक तरीके का, और ये फोर्स का कारण कौन है? चार्ज। इस फोर्स का कारण चार्ज। तो फोर्स ड्यू टू चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स ड्यू टू चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्ज द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। ठीक है, ये चीज भी क्लियर होगी। तो अब जब चार्ज फ्लो करेगा, जब चार्ज फ्लो करना शुरू हो जाता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट एक्चुअली शुरू हो जाता है। तो फिलहाल उसको हम आगे बढ़ेंगे, वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन वाला बता रहा हूं मैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गई ये चीज, बात समझ आ गई। पहली बात तो चार्ज का कौन सी प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसके बाद चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब मैटर समझ में आ गया, क्लियर हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब चार्जेस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। जब चार्ज के बारे में इतना पढ़ लिए तो चार्ज की अब हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी देखेंगे।
तो चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है, वो हम लोग देखेंगे। पहला प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, चार्ज के बारे में इतना चीज हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। तो अब पहले चार्ज की प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं, जो कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, जो वो हमेशा टेंडेंसी चार्ज के पास हमेशा रहती है, चाहे हम चाहे चाहे ना चाहे, वो पहले पढ़ लेते हैं। तो चार्ज की पहली प्रॉपर्टी वो फ्लो, चार्ज की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि वो फ्लो होती है। अब फ्रैंकलिन के जमाने में, यानी जो पहले जो पतंग उड़ा रहे थे, जिनको करंट लग गया था, पतंग उड़ाते हुए जिन्होंने करंट का पता लगाया था, तो उनके जमाने में या ये कॉन्सेप्ट माना जाता था कि चार्ज हमेशा फ्लो होता है। ध्यान से सुनना इस बात को कि चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी तो ये है कि चार्ज फ्लो होता है। लेकिन बेंजामिन के टाइम पे ऐसा लगता था, बेंजामिन को खुद ऐसा लगता था कि चार्ज जो है वो हमेशा फ्लो होता है, पर ऐसा नहीं है। वो उन्होंने ऐसा समझो कि जैसे फ्लूइड होता है, गैस या लिक्विड, गैस या लिक्विड फ्लूइड होता है। फ्लूइड किसको बोलते हैं? जिनके पास फ्लो होने की टेंडेंसी हो, जिनके पास भी फ्लो होने की टेंडेंसी हो, वो क्या कहलाता है? फ्लूइड। तो फ्लूइड भी हमेशा फ्लो नहीं होता है। पानी या हवा को तुम रख सकते हो, स्टेबल कर सकते हो, जैसे ग्लास में है, फ्लो थोड़ी होता है पानी। किसी को पानी पीने के लिए एक गिलास पानी दे दो, वो फ्लो तो हो नहीं रहा। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के लिए या चार्ज के लिए क्या माना जाता था कि चार्ज जो है वो सब्सटेंस में हमेशा फ्लो हो रहा होता है। लेकिन ये बात आगे जाकर के गलत हो गई। उस समय ये इसलिए माना गया था क्योंकि यही सुटेबल लग रहा था, करंट तुरंत लग जा रहा था। अब चार्ज की स्पीड बहुत ज्यादा है, पर जो भी उस समय का एक्सपीरियंस था फिजिकल, उसके हिसाब से बेंजामिन इस कंक्लूजन पे आए थे कि हो सकता है कि चार्ज जो है वो सब्सटेंस में हमेशा फ्लो हो रहा होता है। ठीक है ये चीज। तो अब चार्ज फ्लो होने की टेंडेंसी तो है चार्ज की, लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि पहली बात तो चार्ज के मैग्नीट्यूड में अंतर होना चाहिए। चार्ज की मैग्नीट्यूड में अंतर होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे अगर एक सब्सटेंस में 10 कूलम का चार्ज है, दूसरा सब्सटेंस इससे अटैच है, उसमें सिर्फ 5 कूलम का चार्ज है, तो यहाँ पे वो फ्लो होगा तब तक जब तक कि इन दोनों सब्सटेंस में चार्ज इक्वल ना हो जाए। क्लियर है? लेकिन इक्वल होने के बाद चार्ज फ्लो नहीं होगा। इसमें याद रखना कि मैं सराउंडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, सराउंडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, सब्सटेंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है? तो हालांकि सराउंडिंग का ज्यादा रोल होगा नहीं, वो हीट में होता है। तो चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी होती है फ्लो होने की। किस किस कंडीशन में फ्लो होती है? या तो चार्ज का डिफरेंस हो, या तो अपोजिट चार्ज अगर होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस हैं 5 कूलम के, और यहाँ पे तुम लेते आओ पॉजिटिव चार्जेस, चाहे 5 कूलम के चाहे 10 कूलम के, कितने भी, तो अब ये 10 कूलम का चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज, वो इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। 10 कूलम का जो चार्ज है पॉजिटिव, वो नेगेटिव पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो नेगेटिव का चार्ज जो है वो मूव करेगा। क्लियर हुआ चीज? तो चार्ज की पहली बेसिक प्रॉपर्टी है फ्लो होता है वो। और तीसरे कब फ्लो होगा? जब वो एनर्जी का गेन करेगा या एनर्जी को लूज करेगा। उदाहरण के तौर पे जो हम लोग ग्लास स्केल को रब करते हैं, कागज के टुकड़े के पास ले आते हैं, तो कागज का टुकड़ा डांस करने लगता है। तो जब हम स्केल को रब कर रहे होते हैं तो उस समय क्या कर रहा होता है? स्केल पे बालों का चार्जेस आ जाता है। बाल से चार्ज कहाँ आ जाता है? स्केल पे आ जाता है, यानी चार्ज मूव कर रहा है। और बाल से स्केल पे चार्ज आया क्यों? क्योंकि स्केल पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो वर्क करने की वजह से एनर्जी गेन किया। एनर्जी गेन करने के बाद बाल से तुरंत चार्ज निकल के स्केल पे चला गया। ठीक है? और जब स्केल को कागज के पास ले आते हैं तो इसीलिए वो अट्रैक्शन या रिपल्सन शो करता है। क्लियर हो रही है चीज? तो तीनों कंडीशन चार्ज के फ्लो होने की पता चल गई। पहली प्रॉपर्टी यही है कि चार्ज फ्लो कर सकता है। दूसरी है कि चार्ज को एल्जेब्रिकली हम लोग आराम से ऐड कर सकते हैं। ठीक है? चार्जेस को अलजेब्रिकली ऐड किया जाता है। माने अगर उसी सब्सटेंस में 3 पॉजिटिव चार्ज हैं और 5 नेगेटिव चार्ज हैं, इसी सब्सटेंस में 3 पॉजिटिव चार्ज हैं और 5 नेगेटिव चार्ज हैं, तो टोटल चार्ज उन सब्सटेंस का क्या हो जाएगा? 3e माइनस का 5e यानी माइनस का 2, यानी वो सब्सटेंस एक्चुअली क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज होगा। वो सब्सटेंस एक्चुअली में क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज होगा। ये चीज क्लियर हुआ? तो दूसरी प्रॉपर्टी है कि चार्जेस आराम से एल्जेब्रिकली ऐड होता है। ठीक है? तीसरी प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, यानी चार्जेस जो होंगे वो
जब हम ग्लास रॉड को सिल्क से रब करते हैं या प्लास्टिक के रॉड को फर्श से रब करते हैं, तो ग्लास रॉड में या प्लास्टिक रॉड में जो चार्ज आया है वो एक्चुअली क्रिएट नहीं हुआ है, वो क्रिएट नहीं हुआ है, वो एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफर हुआ है। सिल्क से ग्लास रॉड में ट्रांसफर हुआ, फर्श से प्लास्टिक रॉड में ट्रांसफर हुआ, और हम लोग बालों में रब करते हैं तो बालों से चार्ज स्केल में ट्रांसफर हुआ। ठीक है, तो जब हम लोग पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज ऐड करेंगे तो हमें चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम मिलेगा। तो चार्ज में कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी लगी होती है, यानी चार्ज जो है वो कभी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, बल्कि वो एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में मूव करता है। क्लियर हुआ ये चीज? और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है इसकी? क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन में ये बताया गया है कि चार्जेस जो हैं, ध्यान से समझ लीजिए, चार्जेस जो है वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। पहली बात, किसी भी एटम के एलिमेंट्री मतलब प्राथमिक बेसिक प्रॉपर्टी, ठीक है, और ये हमेशा डिस्क्रीट फॉर्म में होंगे, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में। ऐसे समझ लेना, ऐसे समझ लो, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि चार्जेस हमेशा किसी भी बॉडी से एक चार्ज निकलेंगे, दो चार्ज निकलेंगे, 10 निकल सकते हैं, 100 निकल सकते हैं, 500 निकल सकते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि किसी भी सब्सटेंस से चार्जेस की अमाउंट 1.5 निकल रही है, 3 निकल रही है, 4.25 निकल रही है, ऐसे कभी चार्जेस नहीं निकलेंगे। ठीक है, चार्जेस हमेशा जब भी निकलेंगे तो एक कंप्लीट फॉर्म में निकलेंगे, ठीक है, क्वांटा के फॉर्म में निकलेंगे। तो उसी को, उसका फॉर्मूला दिया हुआ है Q इज इक्वल टू होता है N, जिसमें E क्या होता है? E होता है, ये है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज मतलब कि इलेक्ट्रॉन या तो प्रोटॉन, और ये क्या है? N, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज। इंटीग्रल मल्टीपल क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि अगर 1 चार्ज निकले तो 1 इंटू E, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? जैसे मान लो कि टोटल चार्ज किसी सिस्टम का निकालना है कि इस सिस्टम से कितना चार्ज निकला, तो अगर हमें पता है कि 1 चार्ज निकला तो टोटल 1 इंटू E हो गया। उसी तरह अगर 2 चार्ज निकला तो 2 इंटू N जो होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा, 0 से लेकर के कुछ भी। लेकिन फ्रैक्शन में कभी नहीं निकलेगा। जैसे यहाँ पे N की वैल्यू कभी भी ये नहीं आ सकती, 1.5 ऐसे नहीं आ सकती, ये गलत है। हमेशा 2 आएगी, 4 आएगी, 6 आएगी, 10 आएगी, 11 आएगी, और इनकम्प्लीट फॉर्म आएगा। क्लियर है? तो क्वांटाइजेशन ये कहता है कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज या द चार्ज ऑन अ सिस्टम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, टोटल चार्ज Q जो होगा वो क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, E यानी बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी लिख दिया मैं, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज होगा। ठीक है, और N क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज, यानी कि 1, 2, 3 और ये सब का। ये चीज समझ आ रही? तो ये कुछ चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी, ठीक है, जो कि हम लोग पढ़े हैं। तो वही बस मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ, नोट्स अपना देख लिया, कंप्लीट होगा उसमें। ये चीज समझ आ गई? पक्का मिटा दूं? ठीक है, पहले पंखा चला दूं तुम लोगों की। तो चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, ये पता चल गया था। कैसे पता चल गया था? उनके अट्रैक्शन और रिपल्सन। ठीक है, अगर हम 2 ग्लास रॉड को ले आ रहे हैं तो दोनों दूर भाग रहे हैं, इसका मतलब रिपल कर रहा है। और अगर ग्लास रॉड को प्लास्टिक रॉड के पास ले आ रहे हैं तो ग्लास रॉड प्लास्टिक के पास आ रहा है, इसका मतलब अट्रैक्ट कर रहा है। तो चार्ज अगर रिपल या अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट या तो रिपल या अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब चार्ज आपस में कोई फोर्स लगा रहे हैं। इसका मतलब यही बना कि चार्ज आपस में फोर्स लगा रहे हैं। जब चार्ज आपस में फोर्स लगाते हैं तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये भी चीज बताया अभी मैं कि चार्ज का आपस में फोर्स लगाना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये दिया था कूलम्ब्स ने। कूलम्ब्स ने दिया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला कूलम्ब्स ने बताया था। याद रखना,
कि ये एक एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला है। कैसा फॉर्मूला है? एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला है। तो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है। मान लो अगर कोई दो चार्जेस दिए हैं, कोई भी दो चार्जेस, चाहे दो इलेक्ट्रॉन दिए हों, चाहे दो प्रोटॉन दिए हों, चाहे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दिए हों, कोई भी दो चार्जेस अगर दिए हों, ठीक है, तो मान लेते हैं कि पहला चार्ज जो है वो Q1 है और हम मान लेते हैं कि जो दूसरा चार्ज है वो क्या है? Q2 है। तो कूलम्ब्स ने बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन these two charges is directly proportional to product of their magnitude, ठीक है। मान लेता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ऐसे लिख देता हूं मैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 1 Q1 हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 2 Q2 हो गया। तो कूलम्ब्स ने लॉ दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, और कूलम्ब्स ने बताया कि इनका फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर, इन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के। मतलब अगर हम थ्योरेटिकली मतलब डायग्राम से समझना चाहें तो ये हो गया हमारा चार्ज कोई Q1 और ये हो गया हमारा कोई चार्ज Q2, इनके बीच की कोई डिस्टेंस हो गई R। ये बात समझ में आ गई। तो कूलम्ब्स ने कहा कि इन दोनों के बीच जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा, इन दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स होगा वो क्या होगा? इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इन दोनों के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम मिलाते हैं तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बच्चा जानता है कि प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा, यानी F इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। K क्या हो जाता है? K क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ, मैं बताया हूँ कांस्टेंट, लेकिन नाम भी मैं बताया हूँ कुछ। K कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं? 1/4 उसकी वैल्यू है, 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट होता है। ये क्या है? वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ये K को मैं बताया हूँ, नाम बताया था मैं, क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं इसको। ये K है, K को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। ये K की वैल्यू कांस्टेंट है, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब ध्यान से समझना, K की जो वैल्यू होती है वो होती है, K को हम लोग इस तरीके से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ध्यान से इस बात को समझना भैया कि K क्या होता है? K इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। एक्चुअल में कॉन्सेप्चुअल व्यू से मैं क्या बताया था एप्सिलॉन नॉट एक्चुअली में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को जो प्रॉपर्टी रेजिस्ट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को जो प्रॉपर्टी रेजिस्ट करती है, एक्चुअली वही एप्सिलॉन नॉट है। एप्सिलॉन नॉट किसको रेजिस्ट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को रेजिस्ट करता है। इसीलिए चार्ज को जितना हम दूर ले जाएंगे उतने ही हम लोगों को फोर्स कम मिलने लगता है। बात समझ में आ रही है? और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 8.8। बताओ, तुम लोग को बताया हूं ना? 8.85 to 10 to the power -12 यूनिट लिखवाया हूं क्या? वो कांस्टेंट का बताई थी। अच्छा, अब सही है ना? और K का वैल्यू है ना ये 9 × 10 को 9। तो हमने आगे बात, तो कूलम्ब्स लॉ का सारा डाटा क्लियर हो गया ना? क्लियर? आगे बढ़े।